ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट सेकंड वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इमैक्स एकेडमिक क्लास, इमैक्स क्लासेस ये आपका ही चैनल है ना। अच्छा, तो बहुत दिन से बाबू मैं बोल के रखा था, 2-3 दिन पहले आपकी एक वीडियो अपलोड हुई होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दे दिए थे। और ऐसा बोला भी गया था कि बाबू इस वीडियोज़ में टोटल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के आपको दे दिए जाएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी बस 2 से 3 दिन का वेट लेके, मतलब अंतर लेके तुरंत आपके चैनल पे ही पोस्ट होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज एकदम हर न्यूमेरिकल पर, मतलब हर फार्मूले जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोल के रखा था, उस टाइम में मैं बॉक्स बना के स्टार का साइन बना देता था ना कि बाबू ये फार्मूले को रट लेना, देखे रहना, दिमाग में बैठा के रखना। उस पर आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब क्वेश्चन की सीरीज आएगी तब। और आज वही सीरीज आपके सामने आ गई है बेटा। तो अगर जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनके लिए मेरा ये एक छोटा सा सुझाव है बाबू, कि वो इसी का पार्ट फर्स्ट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 CBSE, सर्च करके देखेंगे और उस वीडियो को देख के आओ। ये वीडियो तो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप समझ जाओगे, ये भी एकदम कंफर्म है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग को बता दूं। अरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं बोला था ना कि हर फार्मूले को 2-4 बार बता दूंगा कि देखो बाबू इसी फार्मूले पे हम लोग बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे लगेगा। अभी मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं जो कि CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये CBSE 2010 2015 का क्वेश्चन है, और ये सेकंड वाला जो है ये 2018 2016 का क्वेश्चन। अरे मैंने एकदम सेलेक्टेड, मैंने बोला था ना कि आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस, है ना, जो बार बार रिपीटेशन में है, क्वेश्चन आ भी रहे और उसी फॉर्मूले पर। अगर एक फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन बता दूं, बाकी तो तुम लोग करते रहोगे ना, करते रहिए। जो क्वेश्चंस आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो सेम फॉर्मूले पर, वो क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में आप करेंगे तो जो है कि उसका जवाब आप लोग को दिया जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, से ये फोन एक उठा लो, गोलू भैया के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से एक बार क्वेश्चन जब देगा ना तो क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ओनली 2 और 3 टाइम्स। सबसे पहले क्या करोगे तुम, क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना तो 2 बार, एक बार नहीं, एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं बुझा, समझ में आएगा। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार पढ़ो, समझ में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो छोड़ देना, छोड़ना नहीं है। 3 बार तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ लो। अगर 3 बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो तुमको एकदम कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। और क्या करना है क्वेश्चन खुद ही बताएगा बेटा, आपको नहीं कुछ करना है। देखो क्या कह रहा है, बोल रहे पहला क्वेश्चन की फॉर्मुलेट द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन दे रखी है और बोल रहा है आपसे कि इसको आप क्या करिए, फॉर्मुलेट करिए। ठीक है, सोचा जाएगा। दूसरा उसी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि कैलकुलेट द E0 सेल। बाबू एक बात मैं आप लोग को बताऊं, सुनो, एक बात मैं तुम लोग को बता के इधर इरेज भी कर लिया करूंगा ना। शायद मैं तुम लोग को ये बात बोला था बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये तो फुल सेल की रिएक्शन है ना। मैं रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया था कि बाबू रे पहले मेटल आवली मेटल आयन, फिर साल्ट ब्रिज, फिर मेटल का आयन आवली मेटल। यही तो होती है सेल की रिप्रेजेंटेशन। पहचानना क्या लड़के को इसमें, सुनो वो भी बता रहा हूं क्या पहचानना है तुमको। ये जो डबल लाइन होती है ना, ये साल्ट ब्रिज होती है, बोलो बताया था, हाँ ये बताया था, बोलोगे हाँ कर बताया था कि साल्ट ब्रिज होती है। और ये भी बताया था बाबू कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में, कौन साइड में, लेफ्ट साइड में ये जो रिएक्शन हो रही है वो होगी ऑक्सीडेशन की। किसकी होगी बेटा, ऑक्सीडेशन की। और लड़का तुरंत कहेगा ठीक है, तब इसका मतलब यही आप बता रहे हैं कि मेटल के बाद मेटल का आयन आएगा। तो बताया ही गया था कि बाबू तब ऑक्सीडेशन होता है, पहले मेटल आ जाए फिर मेटल का आयन है। और मेटल चेंज हो रहा है, मेटल के आयन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, हुए ना ऑक्सीडेशन है, तब से बताया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। साल्ट ब्रिज के राइट साइड में कौन सी रिएक्शन होती है, तो लड़का कहेगा सर रिडक्शन रिएक्शन होता है राइट साइड में। अरे भाई साल्ट ब्रिज के राइट में रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में कहोगे अच्छा तब तो ये भी हम लोग को बताया ही गया था कि अगर पहले मेटल का आयन आ जाए बाद में मेटल आए सर, तो उसको आप बोलते थे रिडक्शन रिएक्शन। में कहा ठीक है बेटा। और ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन आपको पहचानने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, अगर यही बस रिएक्शन में पहचान लिया, साल्ट ब्रिज का सिंबल बना के इजीली उसके रिप्रेजेंटेशन को आप करोगे, 1.5 मतलब 1.5 नंबर कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा। अरे 1.5 नंबर का ये, 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 नंबर तुमको बोनस में बिना कुछ किए दे के चला जाएगा।
आओ पहचानते हैं कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन। लड़के को ये पता चल गया कि सेल रिप्रेजेंटेशन तो यही है, बीच में साल्ट ब्रिज, राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला, राइट साइड में रिडक्शन वाला, लिख लेंगे काम हो जाएगा। आओ मैं सोल्यूशन देखता हूँ बाबू। वो सब चीजें साइड की हैं, मैं जो चीजें इधर लिखता हूँ ना, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया कर, मतलब कि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ये भी है नहीं प्रीवियस देखे हो, तो इस वीडियो को देखोगे तब वो मैं 98% समझा दूंगा यार, मैं लिख लिख के। पर इनको नोट्स करते रहना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते रहना, बिकॉज मैं स्पेस क्लियर करने के लिए इनको रफ कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो पहले क्वेश्चन में रिएक्शन है, पहले मैं रिएक्शन को लिख लूँ। रिएक्शन में क्या है, 2Cr प्लस 3Fe डबल प्लस एरो 2Cr ट्रिपल प्लस 3Fe, यही तो रिएक्शन है। इसको कह रहा है फॉर्मुलेट करने के लिए। बाबू रे तुमको एक बात में सिखाया था, एगो ट्रिक सिखाया था कि किसी रिएक्शन को कैसे पकड़ोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैं बोला था कि बाबू सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच मेटल इन इट्स सॉल्यूशन। जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सब में सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबके ऊपर आप एक बार रिप्रेजेंट कर लीजिए। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पर ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज कर गया तो रिडक्शन रिएक्शन। तो सिंपल है, देख लेते हैं। फ्री स्टेट में कोई मेटल होगा तो बचपन से जानते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती। नहीं जानते बचपन से तो अभी को जान लो, बचपन, ठीक है। अच्छा, Fe भी फ्री स्टेट में, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बाबू 0। हालांकि यहाँ Fe पे डबल प्लस, क्रोमियम पे ट्रिपल प्लस दिया, इसको मैं छोड़ता हूँ, अभी मुझे नहीं देखना है। अब चेक करेंगे, कहोगे कि सर चेक कर लीजिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है। चलो बेटा, क्रोमियम अगर रिएक्टेंट को, हम थोड़ा धीरे बोलो, अगर क्रोमियम को रिएक्टेंट में देख रहे हो तो प्रोडक्ट में भी किसको देखोगे, क्रोमियम को ही लड़का देखेगा। बोलेगा सर रिएक्टेंट में क्रोमियम था 0, और जबकि प्रोडक्ट में क्रोमियम कितना प्लस हो गया, 3 प्लस, इससे पहले 2 है तो 2 3 2 3 6 प्लस, तो 0 से +6 हो गया। आप ही बताइए, अरे भाई यहाँ पे हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, यहाँ पे था 0, तो 0 से +6 इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? लड़का कह रहा है ये तो इंक्रीज कर गया, ये किया इंक्रीज। अब बाबू अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको आप बोलता है कि सर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। रिएक्टेंट में Fe को पकड़ लिया और प्रोडक्ट में भी किसको? अरे भाई रिएक्टेंट में जिस मेटल को देखेगा प्रोडक्ट में उसी को देखोगे, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर करोगे। बोलोगे सर यहाँ 3 दूना 6 प्लस है Fe पर, मैं कहा ठीक है, और यहाँ Fe पे कितना बाबू 0 है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे 6 से 0, 6 से 0। कहोगे अरे रे तो डिक्रीज हो गया सर। अब बाबू अगर डिक्रीज होगा ना बेटा तो उसी को आप बोलते हो सर इसका रिडक्शन हो रहा है। लड़का समझ गया कि ओहो यही खेल था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ लिए तो रिप्रेजेंटेशन बने तो कुछ नहीं। ठीक कहेगा, ठीक है सेल रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भैया, सेल रिप्रेजेंटेशन? तो लड़का कहेगा पहले जो है कि ऑक्सीडेशन वाला ही लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बाबू, क्रोमियम का हो रहा है, किसमें, क्रोमियम ट्रिपल प्लस में। लड़का कहेगा कि Cr Cr ट्रिपल प्लस, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लिया। अच्छा, बोल रहा है फिर साल्ट ब्रिज होगा, लगा लो साल्ट ब्रिज। फिर बोल रहा है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है बाबू, Fe ट्रिपल प्लस का हो रहा है Fe में, तो Fe डबल प्लस Fe, ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। लड़कों के दिमाग में एक बात चल रही है कि सर इससे पहले 2 और 3 जो लगा था वो आपने नहीं लिखा, तो बाबू अगर लिखना चाहो तो लिख लो, छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं, बिकॉज जब इस रिप्रेजेंटेशन से फुल सेल रिएक्शन लेके आओगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इनसे मल्टीप्लाई करोगे, खुद ब खुद ये 2 3 जो बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो आ जाएंगे। आपने पहले क्वेश्चंस का पहला पार्ट कितना आसानी से सॉल्व किया। आपने बोला कि सर रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पहचान लिया, तो बीच में साल्ट ब्रिज बना के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला और राइट साइड में रिडक्शन वाला लिख दिया। ये तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई ना। आगे की बात, ये इसका सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, मैं उधर वाले को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए हटा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें लिख दिया करूँ उनको नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अच्छा, पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
पार्ट नंबर सेकेंड क्या कहता है कि कैलकुलेट द ई नॉट सेल। लड़का ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या? बताया हूँ, वहाँ पे स्टार बना के लिखा था कि बाबू याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, नो डाउट। इसमें बोलोगे कि एक फॉर्मूला हमको सर ने सिखाया था, कौन सा फॉर्मूला था बाबू? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बोले ये फॉर्मूला सीखे थे। किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए उस सेल के रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानेंगे ना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो तुमको पहचानना, तुम तो इसी रिएक्शन से पहचान लोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। और एक बात मैं आपको बहुत पहले बताया था, जब वीडियो शुरू किया था तभी बताया था कि बाबू रे, किसी भी इलेक्ट्रोड की दो पोटेंशियल होती है, एगो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एगो रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, साइन में अपोजिट होती है। आईयूपीएससी ने क्या बोला कि अब से आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत होगी तो हमेशा और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि लड़का कहा कि सर क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा हमको, क्या दे रखा है क्वेश्चन में गिवन तुमको? ई नॉट क्रोमियम ट्रिपल प्लस ऑब्लिक क्रोमियम, मतलब क्रोमियम का आयन पहले फिर बाद में क्रोमियम, और मेटल का आयन पहले और बाद में मेटल है, तो उसको क्या बोलते हो? रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। आयरन, नीरज धीरे, आयरन की अगर बात कर रहे हो तो आयरन डबल प्लस से आयरन में जा रहा है, मतलब मेटल का आयन फिर बाद में मेटल, तो फिर मेटल का आयन बाद में मेटल, ये भी तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया। कहोगे अरे सर ये तो खेल हो गया। आप कहें कि रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को घटाना, में कहा बाबू बस रिएक्शन से पहचानो, इस रिएक्शन से पहचानो ना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। वैल्यू आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगी, चाहे कोई किताब उठा के देख लो यार तुम, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, 3 4 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगाओगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि ठीक है सर ये कुछ है ही नहीं। चलो मैं बोलता हूं कि अब हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ई नॉट सेल बराबर ई रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है रे बाबू? रिडक्शन की बात आएगी तो लड़का कह रहा सर एफ पी का रिडक्शन हो रहा है, एफ पी डबल प्लस का हो रहा है, एफ पी में इन्हीं का रिडक्शन हो रहा है ना। और इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू शायद आपको गिवन है, देखो यहाँ एफ पी डबल प्लस से एफ पी में जा रहा है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे दी -0.44। मैं लिख दूँ -0.44, और इसको मैं ब्रैकेट लगा लिया। फार्मूले में आगे माइनस था तो बेटा मैंने भी माइनस लगा लिया और ब्रैकेट लगा लिया। अगर रिडक्शन हो रहा था एफ का तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? इतना आंख बंद करो और बता दो कि अरे क्रोमियम का होगा। देख भी रहा है कि क्रोमियम का हो रहा है। अच्छा, अब क्रोमियम के लिए रिडक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? सुनो, रिडक्शन हो रहा था आयरन का, तब वो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का, और तब वो क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखोगे। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं तब से, ठीक है? तो क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है भैया? दे रखा है -0.74, -0.74। लड़का आगे सॉल्व किया, बोला सर -0.44, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.74। मैं बोलूँ ये बाबू इतना मुझसे बता दो कि ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू है ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी? लड़का कहेगा प्लस माइनस एक साथ आ रहा है तो घटेगा, तो पक्का सब्सट्रैक्शन ही होगा। इनमें से बड़ा वाला जो गिनती डिजिट नंबर दिख रहा है मुझको वो दिए दिख रहा है और इसके सामने प्लस है, तो आंसर हमेशा प्लस में होगा इस क्वेश्चन का। और तुम बताओ अगर ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस होती थी, थोड़ा सा याद करो, पिछले वीडियो में जाओगे ना, गिव फ्री एनर्जी, तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का यही पहचान है, यही पहचान है। और पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, और इसको मैं पहले सॉल्व कर लूँ कि आंसर आ रहा है प्लस में, कितना आ रहा है? तो 0.30 वोल्ट, और आंसर किस में है? प्लस में। ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस, तो देखो दो ही कंडीशन बनी थी ना यार, कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दूसरी कंडीशन क्या कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, तो यही तो कंडीशन आपको फॉलो करते थे क्या, कि रिएक्शन आपका फिजिबल होगा।
या इसी को स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अरे बोलो समझ गए कि नहीं यार। इधर क्वेश्चन देख, नीचे एक क्वेश्चन और बढ़ा देगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। चेक वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज वेदर द फिजिबल और नॉन फिजिबल। तो क्या इसमें लड़का तुरंत निकालेगा ई नॉट सेल की वैल्यू, कहेगा सर आप ही बताए थे कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस में है तो रिएक्शन फिजिबल है, और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर माइनस में तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये हो गया आपका आंसर। यही तो हो गया आंसर बच्चे का। बच्चा मुस्कुराते मुस्कुराते दूसरे सवाल को भी डील कर लिया। बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन नंबर पहला था कि रिएक्शन के सेल को, जो सेल रिएक्शन दिया इसको फॉर्मुलेट करो, फॉर्मुलेट कर लिया। दूसरा कह रहा है कि ई नॉट सेल भी निकालिए, ई नॉट सेल निकालने के लिए फार्मूला दिया, और ई नॉट सेल जब भी कहेगा तो दोनों का जो है कि रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे के रखेगा। इसकी सहायता से बेटा आपने ई नॉट सेल की वैल्यू भी निकाल लिया। बोलो इतनी बात समझ गया? समझा? ठीक है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, स्पेस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। हो गया ना? ओके। अरे एकदम प्यार से यार, न्यूमेरिकल से होगा प्यार तुमको, इधर उधर की बातें नहीं, न्यूमेरिकल से ही तुमको प्यार होगा। तुम लगा के आओगे, लगा के जाओगे, एकदम कंफर्म है। और इतना बात तो तुम जान लो, एक बात तो अपने दिमाग में रख लो कि न्यूमेरिकल से डरोगे तो केमिस्ट्री सीख नहीं पाओगे। आज केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से भागोगे, फिजिक्स और मैथ की तो बात ये छोड़ दो, फिजिक्स और मैथ की तो बात ही छोड़ दो। अगर केमिस्ट्री के इतने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल से भागना स्टार्ट किए तो, अगर टर्म के अकॉर्डिंग सिलेबस ना देखा जाए आपका, मेरी बात सुनो, तो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से लेके चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन, 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, बस यही 4 चैप्टर तो हैं क्लास 12th में बाबू जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। और 4 चैप्टर, एक चैप्टर से अगर 50 क्वेश्चन लगाया, 200 न्यूमेरिकल, गिनोगे तो ज़्यादा लगेगा कि सर 200 की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? आसान है ना? सॉलिड स्टेट की वीडियो मैं बना चुका हूँ। एक्चुअली वो टर्म फर्स्ट में है तो बच्चे उस पर फोकस नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कहूँगा करने के लिए, बिकॉज आपको टर्म सेकेंड ही देखना है। तो टर्म सेकेंड में यह है ना, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स है ना। इन दोनों चैप्टर्स के जितने न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस उतने देख लो और समझ लो। अगर एग्जाम में एक को न्यूमेरिकल छोड़ के आए या एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ के आए तो फिर मुझे मैसेज करना कि देखिए सर आपका छूट गया। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल थिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं भैया। यहाँ सोल्यूशन में लगाता हूँ। मैं बोला था कि बाबू हर क्वेश्चन को बताने से पहले पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार अपने मन से पढ़िए, देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है। अरे भाई आएगा क्या नहीं यार, कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आएगी? कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपसे सेल का EMF बताया था ना बाबू कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले या ई सेल बोले, दोनों बात एक ही है। सेल का पोटेंशियल बोल दे या EMF बोल दे, वही है। आप तो कह दिया कि EMF आपको निकालना, मैंने कहा ठीक है। सेल की रिएक्शन जब देखा मैं तो Fe डबल प्लस और बगल में दे दिया कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, फिर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर H2। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं देता ना तो सीधा इसी वैल्यू के हेल्प से हम ई नॉट सेल निकाल के मुस्कुराते हुए जवाब दे देते, लेकिन फंसा दिया आपको कॉन्सेंट्रेशन देके। और जहां बाबू रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन देगा, रट लो इस बात को कि वहां नॉट्स का ही इक्वेशन लगेगा। वहां किसका इक्वेशन लगेगा? नॉट्स इक्वेशन ही लगेगा। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, नॉट्स इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। उससे पहले कुछ बातें कर लें। उससे पहले कुछ नॉर्मल सी बात है, मैं बोला था हर क्वेश्चन से पहले करेंगे। और इधर जो मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स वगैरह में कहीं लिख लेना, बिकॉज मैं उस वीडियो में बताया भूल गया था, बताया नहीं था। और मैं ये नॉर्मल सी बात इधर कर रहा हूँ कि लेट ए स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी बी अ रिएक्शन। मैंने मान लिया कि ये कोई रिएक्शन है। लड़के घबरा के कहे ABCD तो समझ में आ रहा था, A B एरो C प्लस D, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये क्या है? कुछ नहीं है।
ये नंबर ऑफ मोल्स हैं भैया, जो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करता है ना 2 3 4 5 6 से करते हैं ना आप मल्टीप्लाई किसी भी केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो वही है। सेंस यहां से क्या है मेरा कहने का वो समझो कि अगर अप्लाई, मैं लिखता हूं यहां कि अप्लाइंग नॉट्स इक्वेशन, मैं नॉट्स इक्वेशन अप्लाई अगर इस पे करूं तो सबको याद होगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लॉग बेस 10 के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो यही तो होता था। ठीक है, मैं सीधा लिखता हूं कि बाबू सुनिए, मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखने जा रहा हूं। प्रोडक्ट में सी और डी है ना, मैं लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और याद करना कि प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, उनके कॉन्सेंट्रेशन लिखने के बाद अगर उसमें कोई नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर ऑफ मोल सीधा चला जाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पावर। बस यही एक चीज छूटा था, स्मॉल सी पावर चला गया कॉन्सेंट्रेशन सी के, इनटू प्रोडक्ट में ही था कैपिटल डी की कॉन्सेंट्रेशन और स्मॉल डी इनकी चला जाएगा पावर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट में क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनकी पावर स्मॉल ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनकी पावर स्मॉल बी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यार, इतना कठिन कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो सब समझाओ तुम लोग को। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे सीधे भाग लिया जा, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, लगा होगा खत्म कर लेंगे। ठीक है, लड़का कह रहा सर यही ई सेल की बात कर रहे थे ना जो पूछ रहा है, इसी ई सेल को बाबू ईएमएफ भी बोल सकते हो आप, और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग शेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, और सेल ये हो गई, मैंने ये भी लिया, इस सेल यहाँ पे ये है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन दे सेल का कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट करके दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फुल सेल रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से फुल सेल की रिएक्शन लिखना। क्या फायदा होगा उससे? फुल सेल की रिएक्शन लिखने से फायदा ये होगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पावर किसका कितना जा रहा है, किससे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पता चल जाएगा। अगर वही फुल सेल रिएक्शन ना करके वैसे ही हवा में कर दिए तो सवाल हो जाएगा गलत, कॉन्फिडेंस में आओगे कि रहेगा सही, नंबर आ जाएंगे कम आएंगे। ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलो मैं लिखता हूं, ये जो आपकी ये रिएक्शन दी है ना रिप्रेजेंटेशन में, इसी के फुल सेल रिएक्शन इसी की हेल्प से लिखता हूं। शेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन क्या है? तो आप कह रहे हो कि Fe डबल प्लस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाबू मैं यहीं पे लिख दूं कि Fe एरो Fe डबल प्लस, ठीक है। अरे ऑक्सीडेशन हो रहा था Fe का Fe डबल प्लस में, फिर कह रहा है कि H प्लस का, तो मैं यहाँ रिएक्टेंट में लिखूं प्लस H प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, मैं लिख दिया H2। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम बराबर करोगे ना, एक Fe था तो एक Fe बोल दिए, ठीक लग रहा था मुझे। अभी यहाँ पे 2 H2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एक ही H है, कैसे बात चलेगा? तो कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कर लिया, मिल तो गई आपको फुल सेल रिएक्शन, मिल गई। मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानोगे, पहचानो। यहाँ आयरन पे 0, हाइड्रोजन अकेला तो इसके पे 0, आयरन 0 से डबल प्लस में चला गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत दिन से याद किए हो, कहोगे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन था 2 प्लस, अरे 1 प्लस था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस, और 2 प्लस से कहाँ चला गया? 0 पे चला गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। अगर 2 प्लस से 0 जाना डिक्रीज होता है, और डिक्रीज हो गया तो कहोगे इसको रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहचान लिया। देखो फुल सेल रिएक्शन से लिखने से कितना तुमको बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान में आ गया, और दूसरी बात कि चार्ज तुमने देखा कि डबल प्लस इधर है तो डबल प्लस इधर है, मतलब n इज इक्वल टू क्या? 2। अरे भाई आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वही हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। मैंने बोला n क्या है, तो ऑक्सीडेशन में लूज किए गए इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन में एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे उतने ही ना गेन किए जाएंगे, ये बराबर होता है। ठीक, n की वैल्यू तुमको 2 मिल गई, एक चीज मिल गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया, उसके हेल्प से ई नॉट सेल निकालोगे,
अरे उसी फॉर्मूले से ई नॉट सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। चलो बोले लगाता हूँ, लगाया जाए कुछ समझ में आएगा। तो लड़के ने कहा कि n की वैल्यू मुझे मिल गई, n इज इक्वल टू 2 है, तो ठीक है। अब ई नॉट सेल, ये EMF निकालने के लिए पहले ई नॉट सेल भी तो चाहिए। बोलोगे कि एक फॉर्मूला ये भी हम सीखे थे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो चलो हम लिखते हैं रिडक्शन किसका हो रहा है भैया? रिएक्शन में लड़का देखेगा सर हाइड्रोजन का ही तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दे रखी है? 0.00 वोल्ट। तो लिख लो यहाँ 0.00 वोल्ट। अरे जीरो ही है। अच्छा माइनस साइन लगा लो, फॉर्मूले में ही है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो कहोगे आयरन का हो रहा है। आयरन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है? तो दिया है -0.44 वोल्ट। यहाँ तक सही है? अच्छा कहोगे इसलिए ये तो बहुत इजी सी बात हो गई, ई नॉट सेल में मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.44 वोल्ट मिल गई। ठीक है रख लो ना, ये ई नॉट सेल मिल गई तुमको, और यहीं बगल में लिख लो n को, वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है कि n इज इक्वल टू 2 भी मिल गया। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन की बात कुछ करेंगे अभी करेंगे। अब सीधे सीधे हमें निकालना क्या है? वही ई शेल की बात करना है निकालने के लिए। मैं लिखूंगा कि बाई नॉट्स इक्वेशन, बाई NERNST नॉट्स इक्वेशन। नॉट्स इक्वेशन अब मैं लगा दूँ ना। नॉट्स इक्वेशन में क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू लड़का कितना निकाल लिया? डायरेक्ट रख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे तो समझ में सब आ जाएगा बाबू। मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्ट कितना रख लिया? 0.44। कह रहा माइनस लगाओ, लगा लिया, 0.059 भी लिख लिया। कह रहा नीचे n है, n के जगह पे कितना निकाल लो बाबू? 2। लिखता हूँ log बेस 10। बोलता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सुनो रिएक्शन यही है ना, प्रोडक्ट में Fe डबल प्लस है और H2 है। तो प्रोडक्ट में देखो अभी यहाँ इस रिएक्शन में ये जो रिप्रेजेंटेशन तुमको दे रखा है, Fe डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहीं दी है? अरे दिया है, Fe डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.001। अगर मैं कहूँ कि 0.001 दिया है बाबू, इसको मैं लिख दूँ 10 टू द पावर -3, तो बोलो तुम मानोगे नहीं इस बात को? मानोगे तुम इस बात को? तो प्रोडक्ट में है Fe डबल प्लस, और Fe डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? तो मैं लिखूँ कि वो 0.001 दिया था, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ बाबू 10 टू द पावर -3। अब ध्यान ये देना है कि रिएक्शन में Fe डबल प्लस से पहले कोई गिनती तो नहीं आई। अगर कोई नंबर रहता, देखो ना B रहता तो पावर B, जो भी रहता वो पावर चढ़ता है, तो इससे पहले कुछ नहीं है, 1 है, पावर 1 लगाओ, क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नीचे कहते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट में Fe डबल प्लस Fe है और H माने H प्लस है। Fe का तो कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बिकॉज देखो ना ये Fe मतलब जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड होंगे, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब भी लिखेंगे तो मेटल के आयन की लिखेंगे, मेटल के आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही दिया रहता है। बेसिकली आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला रिएक्टेंट में किसका, तो रिएक्टेंट अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे H प्लस, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बाबू आओ इसमें देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.01 मोलर। अभी इसको क्या लिखेगा लड़का? बोलेगा सर 10 टू द पावर -2 मोलर लिख सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल इतनी मैथमेटिक्स से लड़के को आएगा। अच्छा ठीक है, तो अगर उसको 10 टू द पावर -2 लिखोगे तो 10 टू द पावर -2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये साइन लगा लिया। अच्छा तुम बताओ कि H2 से पहले कोई गिनती है क्या? कहोगे 2 है। अरे H प्लस से पहले इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ मोल कॉन्सेंट्रेशन की कहाँ चले जाते हैं? पावर चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ लगा लिया H2 के पावर 2, और यही फुल सेल नई रिएक्शन लिखता तो ये 2 पता चलता? नहीं चलता। लड़का यही 2 का इसकी पावर नहीं लगाता, क्वेश्चन लगा के आता, क्वेश्चन वही गलत हो जाता। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, बस इस पॉइंट को पकड़ते रहना, सवाल कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा। अच्छा मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सवाल को। ठीक है, इसके तुरंत बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ई सेल इज इक्वल टू, ये क्या था? 0.44 माइनस 0.059 को अपॉन 2 से अगर डिवाइड करेगा लड़का तो बोलेगा सर 0.0295।
2 से डिवाइड करोगे नॉर्मल है। अरे 0 2 दूना 4 2 18 और 2 5 10 कट गया। 0.0295 लॉग बेस 10, ध्यान से सुनना, यही वाली थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। 10 टू द पावर -3 पहले से है, और ये क्या होगा 2 दूना 4 10 टू द पावर -4, नीचे कितना है 10 टू द पावर -4। अब ये 10 टू द पावर -4 ऊपर आएगा तो +4 नहीं हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -4 है, इसको क्या कहेगा 10 टू द पावर -3 और -4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा +4। आपको आंसर मिलेगा 10 की पावर 1। बोलो समझ में आ रहा है इतनी बात? अच्छा, तुरंत इसके नीचे कहोगे इसका मतलब कि ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस। बाबू एक बात सुनो, ये अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, मैं 0.02 ले लूँ, 95 को छोड़ दूँ तो फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा यार, इतना तो चलता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहे हो ना, 6 डिजिट 8 डिजिट 1000 डिजिट लेके जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इतना स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है सर, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि इंटू लॉग 10, और यहाँ पर भी कितना आ गया 10 आ गया, यहीं पे देखो ना यही 10 आया तो उसी को 10 को मैंने लिख दिया। और एक बात याद कर लो कि log 10 बेस 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। आंसर आपका आने वाला है, आंसर आपका इस स्टेट में आने वाला है। कहोगे सर इसका मतलब 0.04 में से 0.02 को माइनस कर लो, मैं कर लो बेटा, आएगा आंसर 0.42 वोल्ट। और यहाँ दिखा देना कि चूंकि आप ये जान लीजिए कि log 10 और बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और यही आ गया आपका आंसर। 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया तो कितना नंबर पाया? 5 नंबर पाया। बोलो नहीं सही है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको जैसे के तैसे मुस्कुराते हुए सिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 मैंने आपको समझाया बाबू, और 1 और 2 क्वेश्चन को जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस बेसिस पर जितने कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन में थे मैंने सब दे दिया बाबू। अब उन क्वेश्चंस को, मतलब नॉट्स इक्वेशन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को खोज के लगाओ ना। और जितनी बात मैंने लास्ट में इधर जो लिखा था कि ABCD करके रिएक्शन जो दिया था, बोला नंबर ऑफ मोल आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर लेके जाके लगा देना, उस पर लगाओ, रिप्रेजेंटेशन देगा तो फुल सेल रिएक्शन लिख लेना। और जितनी बात बता दिया हूँ उसी के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करिए। एक क्वेश्चन अगर फंस जाएगा तो मुझसे कहना कि हाँ सर फंस गया, है ना। अच्छा, जैसे मैंने हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बताया था ना। अच्छा, मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन पे भी बता दिया, नॉट्स इक्वेशन पे भी बताया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन पर भी बताया। मैंने आपको ये भी बोला था बाबू ना कि ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में क्या रिलेशन है। पहली वाली वीडियो में जाके देखो, पूरा रिलेशन क्लियर होगा। मैं एक बार रिलेशन भी आप लोग को दिखा दूंगा कहोगे तो। आओ क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन देखेंगे कब? जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन दे रखा है आपको, और इस रिएक्शन को दे के बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए भैया आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो क्या, यही केसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, और आपको गिवन इतना सब दे दिया। ये भी दिया एंटीलॉग 1.356 इज इक्वल टू 22.70, ऐसा वो वैल्यू गिवन करके दे रखा है। ठीक है, आइए मैं पहले रिएक्शन लिख लूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन देता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा Fe प्लस CD डबल प्लस एरो Fe डबल प्लस CD। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में अभी लड़के को दिक्कत नहीं हो रही है, इतना मुझे पता है कि Fe डबल प्लस से 0 से डबल प्लस में जा रहा है। लड़का बहुत मुस्कुराते हुए कहेगा सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैडमियम डबल प्लस से बाबू 0 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहचान लिया लड़के ने। अब बात आ गई कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है क्या, किससे निकलेगा? तो याद करो ना, एक फॉर्मूला में तुम लोग को बताया था कि इक्विलिब्रियम पर स्टेट पर सेल की ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल 0 होगी, कहीं से वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा तो करंट जाएगी? नहीं जाएगी। करंट नहीं जाएगी तो ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में एक इक्वेशन निकल के आया था, मैं आप लोग के सामने दिखाया था कि बाबू ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10, और यही बगल में था केसी। पहचान लो, इसी केसी को खोजना है तुमको, इसी केसी को खोजना है ना भाई। अच्छा, ये वैल्यू भी आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है, और इन्हीं 2 वैल्यू के हेल्प से बाबू आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दूँ। अच्छा, अभी लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू वगैरह यार।
अभी मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मुझे ई नॉट सेल चाहिए, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बोलो, इतना बोलते हैं ना। किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से देख लिया कैडमियम का। कैडमियम के लिए वैल्यू कितनी देर की बाबू, तो -0.40। ब्रैकेट लगा लिया, फॉर्मूले में माइनस था, माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया। बोला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आयरन का। आयरन के लिए वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, तो -0.44। अच्छा, आगे की बात अगर मैं करूं तो ये तो -0.40 और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.44। आपसे बस इतना मैं फिर से एक बार पूछूं कि बेटा इतना मुझसे आप लोग बता दीजिए कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। लड़का कहेगा तो बड़ा तो यही दिख रहा है, आंसर तो आएगा प्लस में। हाँ, सब्सट्रैक्शन होगा भाई, सब्सट्रैक्शन होगा, आएगा प्लस 0.04 वोल्ट। और यहीं पे अगर आपसे रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी पूछता तो कहते हैं ना सर ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। नहीं पूछा, नहीं बता रहे, पर हमको तो पता सब है। अरे आपको सब पता, आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू तुमने निकाल लिया। अगर इसी ई नॉट सेल की वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, रुको अभी करेंगे। और यहाँ से एन की वैल्यू तुम लोगों को क्लियर हो रही है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज किए, CD ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिए कैडमियम ने, तो N के जगह पे 2। भाई यही 2 चीजें अननोन थी, 3 अननोन क्वांटिटी वाला रिएक्शन था, इक्वेशन था, जिसमें से 2 चीजें मुझे पता चल गई, तो एक तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखो इधर, और ध्यान से प्यार से देखा करो। अरे एक क्वेश्चन को पकड़ के पूरे कॉन्सेप्ट से डीपली जाके समझोगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन उठाओगे सब लगेंगे, सब लगेंगे। बस खाली एक क्वेश्चन को समझो तुम लोग। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं बोलता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ई नॉट सेल दिया है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको कितना निकाला, तुम ही बताओ। तो आप कहोगे सर निकाले तो है 0.04, यही ना निकाले हो। अच्छा, एरो बराबर लगा लेते, बोलोगे ये तो ये तो अब वही है 0.059, इसको तो पहचान ही रहे हो तुम, बहुत दिन से, बहुत देर से देख रहे हो इसको। एन के जगह पे 2 है, log बेस 10 Kc है, यही Kc तुमको चाहिए यार, बहुत परेशान कर दिया ना। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं 0.04 को यही रहने देता हूँ, और ये इस पूरी क्वांटिटी को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये अपोजिट होगा ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, इतना तो समझता है यार। 2 अपॉन में 0.059 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 Kc। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क। इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है ना। सुनो एक बात, आपको वैल्यू भी दे रखी है यार, एंटी लॉग 1.356 की वैल्यू इतना है। लड़का कहेगा ठीक है, अगर मैं इस लॉग को इधर ट्रांसफर करूं तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। अगर बाबू हम इसको यहाँ से मिटा दें और बोले कि बेटा हम इधर जो है कि ब्रैकेट लगा के और इधर लिख दें एंटी लॉग, तो कोई बात है क्या। अरे भाई लॉग को एक तरफ से दूसरी जगह का ट्रांसफर करोगे तो एंटी लॉग होगा ना। अच्छा होगा, और एंटी लॉग की वैल्यू 1.356 दी है, फिक्स है कि इसको सॉल्व करोगे तो इतने वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, आएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अगर दूसरी वैल्यू आ गई तो एंटी लॉग की वैल्यू खोजोगे कहाँ से, मरोगे, कहीं नहीं मर रहे हो। सीधा सीधा कहोगे अच्छा इसका मतलब यही है कि ये जो एंटी लॉग दिया है इनको सॉल्व ना करूँ, अगर मैं सीधे लिख दूँ कि 1.356, फिक्स है, सॉल्व करके देखना इतना ही आएगा यार, इतना थोड़ी है। हाँ तो काम का, हाँ ठीक है लिख दीजिए। अब बराबर यही क्या है, Kc है, मतलब Kc की जो वैल्यू है वो एंटी लॉग इतने की वैल्यू दे रखा है, कितना 22.70। लड़का आंसर निकाला और मुस्कुराया, बोला यस सर, बात तो समझ में आ गई। बोले इतना नहीं समझ गया बेटा। अरे क्या था इस क्वेश्चन में यार, कुछ नहीं था, रिएक्शन की फुल रिएक्शन लिख लिया, ई नॉट सेल निकाला, एन निकाला, फार्मूले पर रखा, एंटी लॉग को इधर से इधर ट्रांसपोज किया, एंटी लॉग हो गया। आपने कहा कि एंटी लॉग की वैल्यू आपको दे रखा है, इसका इस्तेमाल भी करना, वही तुम्हारा आंसर है, वही आपका क्या है आंसर। बोले इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा तुरंत जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट आउट कर लीजिए, मैं चलूँगा आगे। स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करना ही होगा ना। अच्छा बहुत तेज लड़के हैं आप लोग की क्या मैं बात करूं। मुझे ना एक जो है कि अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते रहो। मैंने बोला क्या, एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो कम से कम। एक बार समझ में आया नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, 3 बार नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो। अरे 1 के 2 बार में समझ में आएगा, 3 बार की तो बातें नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बाबू, क्या बोल रहा है उसको समझते हैं।
क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द सेल ईएमएफ। सुनते जाओ क्या क्या तुमसे बोल रहा है। पहली बात कह दिया कि सेल का ईएमएफ निकालो, लड़का कह रहा अच्छा सेल ईएमएफ मैंने ई सेल पूछ रहा है। एंड डेल्टा जी नॉट, मतलब पहली बात तो ई पूछा और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। फर्स्ट वाली पार्ट की वीडियो बार बार बोल रहा हूँ कि जाके देख लो, समझ में आ जाएगा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, गिव्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज क्या है। तो फार्मूला है, मैं बताऊंगा अभी। ये आपको निकालना है। सेल की रिएक्शन कुछ ऐसी दे रखी है, ये सब गिवन है। 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल। तो लड़का बहुत दिन से जानता है। ये कैपिटल आर की वैल्यू है, इसको भी बहुत दिन से जानते हो। चलो इस्तेमाल करते हैं, तब तो देखेंगे। पहले किया जाएगा यूज़, उसके बाद में देखा जाएगा। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। चलो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ। सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, उसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो मैं यहाँ सोल्यूशन में लिखता हूँ कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है बाबू जिंक प्लस में। मैं यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन लिख लूँ कि जो इसका रिएक्शन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जिंक चेंज हो रहा है जिंक डबल प्लस में। अच्छा, कैडमियम किस में चेंज हो रहा है? तो कैडमियम रिएक्टेंट में होगा ना, प्लस कैडमियम डबल प्लस, और ये चेंज हो रहा है कैडमियम में। हो गया। अरे बैलेंस भी है, एक जिंक है, जिंक यहाँ 1 है, CD1 है तो CD1 है। आयन डबल प्लस रिएक्टेंट में, डबल प्लस प्रोडक्ट में, सब कुछ एकदम बैलेंस है। मुझे क्या दिखाना है बच्चे को? तो बच्चा खुद ही पहचान लिया कि रहने दीजिए, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा जिंक से एक लाइन जिंक में खींचता हूँ, बोला 0 से 2, कहेगा ऑक्सीडेशन है। कैडमियम 2 से 0, कहेगा रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ लिया तो कहेगा आप तो सवाल लग जाएगा। ये ई नॉट से, ये जो ई सेल पूछा नॉट इक्वेशन पे जाएंगे, और नॉट इक्वेशन में जाने के लिए ई नॉट सेल की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी तो पहले निकाल लेते हैं। बोलते हैं कि देखिए एक बात बहुत दिन से हम सीख लिए हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अच्छा, बात आ गई रिडक्शन की। लड़का कर रहा है रिडक्शन की बात कर रहा है तो CD को खोजिए। CD की वैल्यू कहीं दी है? तो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने बेटा पड़ा है, जिसकी वैल्यू -0.40 वोल्ट। मैंने ब्रैकेट लगाया, फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस लगाया। ऑक्सीडेशन किसका भैया? बहुत प्यार से, ऑक्सीडेशन जिंक का, और जिंक की वैल्यू कितनी? तो -0.76 वोल्ट। अच्छा, आगे की बात मैं करूँ, -0.40, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 0.76। और मैं फिर से आपसे पूछूं कि बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो कहेगा कितनी बार पूछेंगे प्लस में आएगा फिजिबल है। अगर फिजिबल है तभी तो इसका गिव फ्री एनर्जी वगैरह तुम निकाल रहे हो। फिजिबल नहीं रहता तो फिर ये ईएमएफ निकाल ही नहीं पाते आप। अभी निकालेंगे ईएमएफ, अगर ये माइनस में आ जाता तो बोलता है पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आंसर आपका आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, अरे माइनस नहीं आता है तुमको, माइनस करोगे तो 0.76 में से 0.40 इसी को तो करेगा। इतना तो बच्चे को आ रहा है यार, इतना आ रहा है बच्चे को, उसको थोड़ी सिखाना। कहोगे प्लस में 0.36 वोल्ट, बोलो सही। आगे बात, मेरे इस वीडियो को मेरे बायोलॉजी वाले भी दोस्त देख रहे होंगे। ये आंसर नहीं है आपका, सॉरी फॉर दैट। अभी तो ये आपने ई नॉट सेल निकाला ना, बायोलॉजी वाले भी दोस्त देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इतना तो नॉर्मल आता है। ये नहीं आता है तो भी मैं एकदम ओपन करके डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा मार्कर वार्कर में इंक की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी भाई, कहें। चलो आगे चलो। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू तुमको मिल गई, और क्या चीज़ चाहिए? डबल प्लस देख रहा है तो कहोगे सर n बराबर भी तो 2 मिल गया। अच्छा, मिल गया। तो सबसे पहला जो तुमको ई सेल निकालना था, इसके लिए चले तो कहोगे बाई नॉट्स इक्वेशन। पहले की सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हो तुम, बोलोगे बाई नॉट्स इक्वेशन। नॉट्स इक्वेशन लड़का लगाया और बोल रहा है कि EMF जिसको बोल रहे हैं वो समझिए या ई सेल समझिए आप। मैं इसका फॉर्मूला जानता हूँ, क्या जानता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059, ये पॉइंट है, अपॉन n log बेस 10 इधर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो इतनी बात सही है? मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, ऐसे मैंने मान लिया कि हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अच्छा,
यही ई सेल तुमको निकालना है बाबू। ई नॉट सेल की वैल्यू लड़का निकाल लिया, बोल रहा है कि सर 0.36 वोल्ट है माइनस 0.059 अपॉन एन के जगह पे कितना 2 आ रहा है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट रिएक्शन, देखो रिएक्शन बताएगा प्रोडक्ट में क्या जिंक आयन, मैंने बोला खाली आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिंक आयन, और इसमें देखो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना देखा 0.1। अगर बेटा मैं ये कहूँ कि मैं 0.1 को लिख दूँ 10 टू द पावर -1 तो मानोगे नहीं इस बात को? अच्छा तो 10 टू द पावर -1। अब ये बताओ कि जिंक आयन से पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो पावर कुछ भी नहीं जाएगी, नंबर रहता तो पावर जाती है, यही चीज़ सिखा रहा हूँ बार बार। अच्छा नीचे है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में किसका आयन है? कैडमियम का आयन है, और कैडमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना देखा 0.01। ये बताओ मैं 0.01 को लिखूँ 10 टू द पावर -2 तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूँ 10 टू द पावर -2, और क्या इस कैडमियम से पहले कोई गिनती है? नहीं है, तो पावर कुछ नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे के बाद 0.36 माइनस 0.0295 डॉट लॉग बेस 10 10 पावर -1। बाबू जो पावर -2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 होगा ना। अच्छा प्लस -1 + 2 = 1 log 10 बेस 10 फिर से मिलेगा, जिसकी वैल्यू लड़का जान रहा है कितना होता है, एक होता है। बड़ा सिंपल सवाल आ रहा है 0.36 माइनस, मैं कहूँ बेटा एक बात याद किए थे, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ले लूँ तो क्या बिगड़ेगा? कहोगे सर कुछ नहीं बिगड़ेगा। 0.02 इंटू ये आ गया log 10, अब बेस में भी 10, और इसकी वैल्यू लड़के को बचपन से पता है, नहीं बचपन से नहीं पता है तो है ना पता यार, ई सेल = माइनस कर लिया इसको 0.34 वोल्ट, और यही इनका क्या हो गया, पहले सेक्शन का क्वेश्चन के पहले सेक्शन का आंसर हो गया। और यहाँ पे लड़का ये भी दिखा सकता है ना कि सर ये जो log 10 और बेस 10 के जगह पे मैं 1 लिख दिया हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इतना आप जान लीजिए। पहला पोर्शन जो आपको बोला था कि कैलकुलेट द ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल, लड़का उतना निकाल लिया, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा और दूसरे पोर्शन में कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। बोलना कि एक बात तो बहुत दिन का सिखाए थे कि डेल्टा G नॉट = -NF E नॉट सेल। अरे क्या इसमें बस वैल्यू पुट करना है, माइनस के जगह माइनस लगाओ, n के जगह कितना पाया बेटा 2 पाया। फैराडे 1 F के जगह पे इन्होंने बता रखा है गिवन में 96,500 कूलम पर मोल, और ई नॉट सेल, बात तो ई नॉट सेल की कर रहे हैं। ई नॉट सेल तुम्हारा कितना निकल के आया था भाई? ई नॉट सेल देखो ना यहीं पे निकल के आया 0.36 वोल्ट। ई नॉट सेल पूछे, ई सेल मत लिखना, यहाँ ई सेल की वैल्यू ये दूसरी देखो 0.36 वोल्ट लिखेगा 0.36 वोल्ट। मैं कहूँगा बेटा इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है ना, कहेगा हाँ सर इसका मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूँ। तो इसका ओरिजिनल आंसर आएगा अगर ठीक है, अरे 2 का मल्टीप्लाई 96,500 में करेगा तो ठीक है इतना, आगे माइनस है तो माइनस, नॉर्मल मल्टीप्लाई है मेरे भाई मेरे दोस्त करेंगे, और ये आएगा डेल्टा G नॉट बराबर -69,480 जूल। एनर्जी है ना, यूनिट क्या होगी? जूल होगी। और लड़के ने 2 क्वेश्चंस को लगाया, का बस करिए इस पे रिलेटेड तो एक को सवाल आएगा तो छाप के रख दूंगा, छाप के ही रखोगे यार तुमको रखना भी पड़ेगा। क्या था मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया, सवाल बता दिया ना, बता दिया, इससे हार्ड सवाल नहीं आएगा, इससे कठिन क्वेश्चन, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा डेल्टा G की भी वैल्यू बता दिया, मतलब डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, इस पर भी क्वेश्चन आपने डील कर लिया। आगे चलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, इसको नोट करिए पहले तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 4-5 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने मैंने देखा, मैंने आपको 4 क्वेश्चन अभी तक बताया, और 4 क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 40 क्वेश्चन तुम एक फॉर्मूले से 10 क्वेश्चन तुम लगाओगे, मीन्स 40 क्वेश्चन आप लगा सकते हो यार, पूरी किताब में से खोज के लगाओ, लगेगा। अच्छा 2 क्वेश्चन मैंने और लेके आया। एक क्वेश्चन मीन्स जैसे नाम सुना था ना, मैंने ही बताया था, रो जिसको बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक को कंडक्टिविटी बोलते थे जिसको कप्पा बोले थे, हाँ, और एक को बोले थे मोलर कंडक्टिविटी जिसको ऐसे del m बना के लिखते थे, और एक लास्ट लॉ बताया था पहले वाली वीडियो में, देखो कोहलरस लॉ,
मोलर कंडक्टिविटी पे ऊपर दिया था। तो कोहलरस लॉ जब भी पूछता तो एक न्यूमेरिकल बस आज बताऊंगा, और कोहलरस लॉ के साथ वही न्यूमेरिकल आज कितने जमाने से लगा के पूछता आ रहा है तुमको पता ही नहीं, ठीक है। उसी इस टाइप के आ जाएंगे, सेम वही आएगा, पर अगर कोहलरस लॉ आया तो वो आएगा, तब कंफर्म इसको मान लेना। चलो क्वेश्चन पे सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। मैंने क्वेश्चन कहा कि पहले पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ ए 0.05 मोलर NaOH सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कॉलम है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, कॉलम मतलब स्तंभ है ना, ऐसा, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी कितना 0.05 मोलर है, और उसमें NaOH भर दिया गया है, और उस कॉलम का जो लेंथ है ना बेटा वो 50 सेंटीमीटर है, और उस पर उस कॉलम की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 5.55 10⁻³ ओम। मेरी बात समझना। कह रहा है कैलकुलेट द रो कप्पा एंड डेलेम। बाप रे बाप, लड़के को समझी में नहीं आया। अरे बेटा ये रो वही है कंडक्टिविटी, पहले बात सुनो मेरी। कप्पा क्या है, सॉरी ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के इस नाम को लेके। कप्पा क्या है तो कंडक्टिविटी। अब बाबू रे अगर डेल एम पूछा है जो लास्ट में, इसको आप बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तीन चीजें, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा, तीनों के फॉर्मूले लड़कों जानते हैं, मैंने एक एक करके याद कराया था, कॉन्सेप्ट बताया था। मेरी बात सुनो, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपने कहा कि ठीक है आपको रो कप्पा और डेल एम निकालना है। एरिया पढ़े थे ना, एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या यार, वही कंडक्टर की एरिया, क्रॉस सेक्शन, यही तो होता है, सर्किल नुमा ही तो होता है ना। और इसका एरिया तो लड़का बहुत दिन से जानता है सर, पढ़े भी हैं, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल में। कहा ठीक है बेटा, एरिया ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। बाबू पाई की वैल्यू होती है 3.14, इतना तो पता है ना। आर, अगर डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, मेरी बात सुनो, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस उसका आधा होता है ना, तो 1/2 सेंटीमीटर। और आर का स्क्वायर बोल रहे हैं इसलिए 1/2 का क्या स्क्वायर। कॉमन सा सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है। लड़का ने सॉल्व किया, आया इतना, सेंटीमीटर स्क्वायर करके रख दिया। एरिया निकाल लिया। पहले जान रहे हो क्यों एरिया निकाला है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। एरिया इसलिए निकाला है क्योंकि अगले चरण में जो आप रेजिस्टिविटी निकालोगे उसमें एरिया का नाम आएगा, वहाँ पे सीधे वैल्यू पुट किया जाएगा। हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी रो क्या, यही रो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस कितना दिया है, अरे वही जो दिया था उसको रख दिया। एरिया का निकाल ही लिया था मैंने अभी। लेंथ कितना 50, सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया आपका। रेजिस्टिविटी याद किए रहना बेटा कि इन जो रेजिस्टिविटी आप निकाल रहे हो ना, इनके यूनिट्स को जरूर लिखना, ओम इंटू मीटर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे कप्पा का पूछा है। कप्पा बोले तो कंडक्टिविटी पूछा, का लड़का कह रहे क्या कप्पा बराबर तो 1/ρ। रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो होता था ना कंडक्टिविटी। 1 कप्पा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके निकाल लिया। हाँ, याद करना कि कप्पा की जो यूनिट होती है वो होती है साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स भी होगा ना, अभी यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर इनवर्स है। अच्छा, आपने थर्ड पॉइंट बोल दिया कि डेलम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। बताओ, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के 2 बॉक्सेस बना के मैंने दिए थे, याद है ना। डेलम बराबर कप्पा गुणे 1000 अपॉन में कैपिटल एम। कप्पा क्या वैल्यू निकल गई थी, लड़का उसी को रख लिया, 1000 तो रखा। ये मोलरिटी, एम क्या है मोलरिटी, और वो आपको देखो यहाँ दिया है 0.05 एम। सिंपल सा कैलकुलेशन किया, एक क्वेश्चन 5 नंबर का खत्म हो गया। अब कोलराउस लॉ, कोहलरस लॉ, कोलराउस लॉ, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग देखोगे तो एक ही है। ये क्या था ना, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर अपना लॉ दिए थे। लॉ तो मैंने दे ही दिया वीडियो में। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो उस इलेक्ट्रोलाइट में एनायन और कैटायन है उनकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। बस यही था क्वेश्चन, यही आता है हर बार। सुनो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तुमको। कह दिया कैलकुलेट द डेल एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है एसिटिक एसिड का। किसी एक की मोलर कंडक्टिविटी कहेगा निकालने के लिए, 3 वैल्यूज दे देगा। अब इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। आपको HCl की मोलर कंडक्टिविटी दे दिया, NaCl की दे दिया, और सोडियम एसीटेट की दे दिया, CH3COO, सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं, ठीक है। निकालना किसका है, एसिटिक एसिड का। तुरंत आपने लिखा कि सर एसिटिक एसिड की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी
वो इनके आयन के सम के बराबर होगी। आयन मतलब ये H प्लस में और CH3COO माइनस में, मतलब एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होते हैं ना, इनके अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में जितने क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हो उतने क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। सुनो यहाँ खेल क्या हो रहा है वो खेल समझो। मैं एक बार इसके RHS में, किसमें, RHS में NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटा लूंगा। देखो मैंने क्या किया कि NaCl मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ टोटल मैंने माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सुनो H प्लस जहाँ था मैंने H प्लस लिख लिया, CH3COO जहाँ था मैंने उसको वहाँ लिख लिया। तो लड़का कहेगा सर यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, वो भी प्लस के साथ। बाबू एक NaCl के मोलर कंडक्टिविटी को, एक मोल को मैंने Na प्लस और Cl माइनस के रूप में यहाँ प्लस किया और माइनस करके NaCl को मैंने ऐड हटा दिया। बस छोटी सी बात। अच्छा अब क्या हुआ, किया क्यों ये बात, इन्हीं 3 वैल्यू का इस्तेमाल करना था ना, यूज करना था मुझे। मैंने कहा कि H प्लस और Cl माइनस है तो मोलर कंडक्टिविटी आप HCl लिख दो। मैंने कहा CH3COO माइनस है और Na के ऊपर प्लस है तो इन दोनों को ऐड करके मोलर कंडक्टिविटी आप सोडियम एसीटेट लिख दो। और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को घटा दियो बिकॉज NaCl एक बार जोड़े थे, माइनस लगा के मोलर कंडक्टिविटी आप NaCl लिख दो। और देखो ना ये तीनों की वैल्यू आपको ऊपर दी है कि नहीं दी है? क्या है इसमें, कुछ है? कुछ भी नहीं है। और तीनों की वैल्यू रखी दी गई है, तीनों की वैल्यू नॉर्मली लड़के ने सब्सटीट्यूट किया और अपना आंसर लेके आ गया 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये रहा आपका आंसर। बेटा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पार्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड पार्ट सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेना, पूरी बात अच्छे से समझ के नोट्स बना लेना। और इसके बाद से अगर आपने अपना 100% दे के पढ़ा और नोट्स बनाया है तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छूटेगा तो मुझसे फिर कहिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल काइनेटिक्स पे। तब तक के लिए जय हिंद।